हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे पहले बता दूं आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो रहती है ये प्रॉपर्टीज रहती है सॉल्यूशन की। These are the properties of solution which depends upon the number of particle of solid. Colligative properties depends upon number of particle of solid. These properties are independent of their nature, independent of nature of solid particles. But these particles also depends upon the nature of solvent particles and the number of solvent particles. मतलब nature of solute particles को अफेक्ट नहीं करेगा, number of solute particles अफेक्ट करेगा, number of solvent particles अफेक्ट करेगा और nature of solvent अफेक्ट करेगा, लेकिन nature of solute particles को अफेक्ट नहीं करता है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? तो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहला, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा, ओस्मोटिक प्रेशर। चौथा, ओस्मोटिक प्रेशर। अब सबसे पहले लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, अब फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लिया, जिससे मैंने लिक्विड लिया है और लिक्विड जो है वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड मतलब जो कि इजीली इवोपरेट होता है, इजीली वेपोराइज होता है, वो कहलाता है वोलेटाइल। और जो इवोपरेट नहीं होता उसे हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की बात करेंगे तो जनरली नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में आते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जिसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल रहता है। सुक्रोज, इसका मोलर मास 342 ग्राम पर मोल रहता है। मोलर मास मैं इसलिए बता रहा हूं कि मोलर मास अपने को आगे काम में आएगा। जनरली ये सॉल्यूट अपने को आते हैं यूरिया 60 ग्राम पर मोल। जनरली ये सॉल्यूट आते हैं, दीज आर नॉन वोलेटाइल, जो इवोपरेट नहीं होते हैं। अब वेपर प्रेशर में सबसे पहले वेपर प्रेशर पे आता हूं, तो जो मॉलिक्यूल्स बल्क में प्रेजेंट रहते हैं वो सभी साइड से इक्वली सराउंडेड रहते हैं। इक्वली सराउंडेड है मतलब दे आर हैविंग बैलेंस फोर्सेस। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उनको सिर्फ नीचे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो अट्रैक्ट करते हैं, ऊपर उनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते। इसके सरफेस मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दे आर हैविंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस, and because of unbalanced forces this molecule can easily break this force of attraction and can get evaporated, get converts into vapor phase. And this process of conversion of liquid molecules into vapor phase molecule is called as evaporation. इसको हम क्या बोलते हैं? evaporation कहते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में इवोपरेशन जो है वो बहुत स्पीडली होता है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर फेज बढ़ते हैं तो ड्यूरिंग देयर मोशन द वेपर मॉलिक्यूल्स व्हेन collide with the surface molecule capture those molecules back into the liquid phase, and this process is called as condensation. And as the number of vapor phase molecule increases, the rate of condensation also increases. And at a particular state, the rate of evaporation and rate of condensation becomes equal, and that is the stage of equilibrium. That is the stage of equilibrium. And at equilibrium, the number of molecules of vapor phase becomes constant at a given temperature, at a constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए बोल रहा हूं मैं बिकॉज टेम्परेचर अफेक्ट्स
the vapor pressure. So at a given temperature, the number of vapor phase molecules exert pressure over the surface of the liquid, and this pressure exerted by the molecules of vapor phase over the surface of the liquid is called as vapor pressure at a given temperature. Remember this thing. टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. टेम्परेचर वेरी होगा तो वेपर प्रेशर वेरी होता है, ये इंक्रीज होता है. अब वेपर प्रेशर जो है डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, द सरफेस मॉलिक्यूल्स, बिकॉज द इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. सरफेस पे अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो इवोपरेशन क्या होता है, ज्यादा. अब फॉर एग्जांपल, अब इस लिक्विड में, इस वोलेटाइल लिक्विड में मैंने सॉल्यूट ऐड किया, लेकिन जो सॉल्यूट ऐड किया वो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है मतलब वो इवोपरेट नहीं होगा, वो इवोपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. अब फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को समझो मैं ए मॉलिक्यूल्स मानता हूं. अब उसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, समझो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी है. तो जब मैं उसमें सॉल्यूट ऐड कर लूंगा, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैं ऐड कर लूंगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने मान लिया बी, तो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस, वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आ जाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स कुछ स्पेसेस पे. और जहां पर ये मॉलिक्यूल्स आ गए वहां पर क्या होगा, उन्होंने ए की जगह ले ली. अब ए की जगह ले ली तो वहां पर बी आ गए. अब बी क्या है, नॉन वोलेटाइल, मतलब वो ना खुद इवोपरेट होंगे ना नीचे के ए को इवोपरेट होने देंगे. तो इसी कारण क्या होगा कि सरफेस एरिया जहां से इवोपरेशन हो सकता है वो कम हो गए. इसलिए अब वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स तो सिर्फ किसके आएंगे, ए के आएंगे, क्योंकि ए क्या है, वोलेटाइल. बी क्या है, नॉन वोलेटाइल, इसलिए बी जो है वो इवोपरेट नहीं होगा. इसी कारण जहां से इवोपरेशन हो रहा था वो सरफेस एरिया क्या हो गई, कम हो गई. इवोपरेशन कम होगा तो वेपर फेज के मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब वेपर फेज के मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई तो क्या होगा कि वो प्रेशर जो है वो कम एक्सर्ट करेंगे. तो ये जो वेपर प्रेशर रहेगा इसको मैं बोलता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोअरिंग हो जाएगी, कमी हो जाएगी. और वेपर प्रेशर में होने वाली इसी कमी को, इसी लोअरिंग को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. So when a non-volatile solute is added to the volatile solvent, there is decrease in the vapor pressure, and the decrease in the vapor pressure is called as lowering of vapor pressure. अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैंने मान लिया PS और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मान लिया मैंने P0. तो delta P is called as lowering of vapor pressure. It will be P0 minus PS. P degree पर P0 बोलो. It's a vapor pressure of pure solvent. And P is the vapor pressure of solution. And this difference is called as lowering of vapor pressure. This difference is called as lowering of vapor pressure. अब lowering of vapor pressure कैसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं. तो अपन ने पढ़े राउल्स लॉ. राउल्स लॉ क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है, उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, और दोनों फॉर एग्जांपल वहां पर वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और बी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ए का भी वहां पर पार्शियल प्रेशर है जिसको मैं पीए मान रहा हूं, और बी का भी वहां पार्शियल प्रेशर रहेगा जिसको मैं पी भी मान रहा हूं. पीए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पीबी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो यहाँ पर राउल्स लॉ क्या बोलता है कि वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन मिक्सचर इज equal to the product of its mole fraction and its vapor pressure in its pure form.
जहां पर XA क्या कहलाता है, XA कहलाता है मोल फ्रैक्शन, XA is called as mole fraction of A, and PA is the vapor pressure of pure A. प्योर ए मतलब जब इंडिविजुअली ए रहेगा, उसके साथ दूसरा कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब जो वेपर प्रेशर रहेगा वो कहलाएगा PA0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए. और it also depends upon the mole fraction of A. It is the Raoult's law, PA equal to XA into PA0. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will be equal to vapor pressure of A plus vapor pressure of B. They both are volatile. But here in this case we are taking A as a solvent which is volatile, but B is a solvent which is non-volatile. और B क्योंकि non-volatile है इसलिए वो contribute नहीं करेगा वेपर प्रेशर में, और वेपर प्रेशर में contribute नहीं करेगा इसलिए PB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. In that case the vapor pressure of the solution will be equal to vapor pressure of volatile solvent PA, and according to Raoult's law PA is equal to क्या होता है, XA into PA0. Vapor pressure of solution containing non-volatile solute in volatile solvent is equal to the product of mole fraction of solvent and vapor pressure of solvent in its pure form. This is the Raoult's law, one of the form of the Raoult's law. The vapor pressure of solution कैसा, याद रखो solution कैसा रहेगा, जिसमें रहेगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहेगा वोलेटाइल, और क्योंकि सॉल्वेंट वोलेटाइल है इसलिए वो कंट्रीब्यूट करेगा वेपर प्रेशर में, और सॉल्यूट क्योंकि नॉन वोलेटाइल है इसलिए वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, याद रखें. ठीक है, आगे बढ़े. तो यहां से एक फॉर्म अपने को मिल जाती है, वेपर प्रेशर जो रहेगा सॉल्यूशन का, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म. ठीक है, अब इसको लेते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्म तैयार करेंगे इसमें राउल्ट्स लॉ का. इस रिलेटेड पीडीएफ फाइल में आपको भेज दिया हूं, जो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप इस पीडीएफ फाइल से लेके उसको पूरा समझ सकते हैं. कोई डाउट रहेगा तो आप उससे पूछ सकते हैं. Vapor pressure of solution is a product of mole fraction of solvent and vapor pressure of solvent in its pure form. But the condition is that जो solution है कैसा होना चाहिए, उसका solute कैसा होना चाहिए, non volatile, और solvent कैसा होना चाहिए, volatile. और solute क्योंकि non volatile है इसलिए vapor pressure भी contribute नहीं करेगा, इसलिए vapor pressure of solution will only depends upon the vapor pressure of solvent. Okay, अब आपको पता है कि मान लो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A और B, तो मोल फ्रैक्शन जो है, the sum of the mole fraction of all the component present in the solution is always unity. अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A और B, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या रहेगा, 1 रहेगा. यहां से मैं लिख सकता हूं XA will be equal to 1 minus XB. अब ये XA की 1 minus XB वैल्यू मैं यहां पुट अप कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा, PS will be equal to 1 minus XB is equal to PA0. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. PS equal to PA0 minus XB equal to PA0. मैं इसको इधर लेके जाता और इसको इधर लेके जाता, तो क्या हो जाता है, XB into PA0 will be equal to PA0 minus PS. ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है. डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू XB into PA0, और इसको मैं डिवाइड कर लूंगा तो it will be equal to delta P upon PA0 is equal to XB. and what is XB? XB is the mole fraction of B, यानी क्या है, सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ये कंडीशन आप याद रखना कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती है वो याद रखना. पहला कि जो सॉल्यूशन को एप्लीकेबल रहती है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट. एक ये कंडीशन याद रखना. दूसरा, सॉल्यूशन जो है इज टू बी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए. वेरी डाइल्यूट होना चाहिए मतलब उसमें जब हम सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो
उसमें सॉल्यूट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड जो मेन क्राइटेरिया है कि जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं उसमें वो सॉल्यूट ना डिसोसिएट होना चाहिए ना एसोसिएट होना चाहिए। अब डिसोसिएट और एसोसिएट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया, NaCl लिया, जब उसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म कर लेता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो नंबर उसके बदल जाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट बदल जाते हैं, जितने हम ऐड कर रहे हैं डिसॉल्व होने के बाद वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वो एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, डायमराइज हो रहे हैं, ट्राइमराइज हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, वेरी हो जाते हैं, जितने हम ऐड कर रहे हैं और जितने डिसॉल्व होने के बाद बनेंगे वो वेरी हो जाएंगे, इसलिए रिजल्ट्स अपने को गलत मिलेंगे, एब्नॉर्मल वैल्यूज मिलेंगी। इसलिए याद रखना जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो ना डिसोसिएट होना चाहिए ना एसोसिएट होना चाहिए। एसोसिएशन में मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे बेंजोइक एसिड अपन ऐड करते हैं बेंजीन में, तो दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू डायमराइज हो जाते हैं जब उसको डिसॉल्व करते हैं। बता अगर 100 मॉलिक्यूल डालूंगा तो 50 डायमर बनेंगे। अब ये 50 डायमर बनेंगे तो 50 के ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, तो ना एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन होना चाहिए अगर अपने को आइडियल रिजल्ट्स चाहिए। तो पहला सॉल्यूशन में सॉल्यूट होना चाहिए नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट होना चाहिए वोलेटाइल, दूसरा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वेरी डाइल्यूट, और ना वो एसोसिएट होना चाहिए और ना वो डिसोसिएट होना चाहिए, याद रखो। अब यहां से आपको क्या मिल गया, डेल्टा P is the lowering of vapor pressure divided by PA0 is the vapor pressure of pure solvent। तो यहां पर जो हम lowering को वैल्यू को मेजर कर रहे हैं in relation to with respect to मेजर कर रहे हैं vapor pressure of pure solvent, और जब किसी के रिस्पेक्ट में अपन मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। वहां पर क्या वैल्यू आती है, रिलेटिव। तो ये जो वैल्यू है डेल्टा P by P0 इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ने लोअरिंग जो हमने यहां पर मेजर किए हैं वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर किए हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मेजर किए हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो गया। ने यहाँ पर क्या बन गया, राउल्ट्स लॉ बन गया, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ बन गया। क्या बन गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट इज इक्वल टू XB। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो राउल्ट्स लॉ will be the relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute in volatile solvent is equal to mole fraction of solute। किसके बराबर रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर रहेगा। इज वन ऑफ द राउल्ट्स लॉ, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो समझ में आ गया क्या होगा राउल्ट्स लॉ, the relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute in volatile solvent is equal to mole fraction of solute। और मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब इनडायरेक्टली प्रेजेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, और जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी उसे हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Lowering of vapor pressure or relative lowering of vapor pressure, याद रखना, being most precise, the relative lowering of vapor pressure is a colligative property। तो relative क्यों बोलते हैं आपको बता दिया, because lowering को हम measure करते हैं with respect to vapor pressure of pure solvent, इसलिए क्या कहेंगे इसको, relative lowering of vapor pressure। राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया। तो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बताया था मैंने आपको, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute in volatile solvent is equal to the product of mole fraction of solvent and vapor pressure of solvent in its pure form। और सेकंड हमने यहाँ से इसी को अरेंज करके यहाँ पे बनाया है, ये और ये सेम है ना,
इसको अरेंज करके दूसरा फॉर्म बनाया है, वो क्या बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर रहेगा, xb के बराबर रहेगा। ठीक है, इसके आगे डेरिवेशन देखते हैं अपन, रिलेट करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में। यहां से हम स्टार्ट करेंगे राउल्स लॉ से। अगर आपको कुछ नोट करना है तो वीडियो को बीच में पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं पॉइंट्स को। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने तो पीडीएफ फाइल में नोट करवा दिया है। अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास, एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट in terms of lowering of vapor pressure, in terms of lowering of vapor pressure, expression for molar mass of solute in terms of lowering of vapor pressure। तो क्या होता है, relative lowering of vapor pressure is equal to होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। xb यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, बट बाय डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट xb किसके बराबर रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। xb बराबर रहता है nb अपॉन nb प्लस na। अब ये वैल्यू यहां पर पुट अप कर लेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा p अपॉन p0 इज इक्वल टू nb अपॉन nb प्लस na। मैंने आपको बताया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है दे आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। इसलिए अगर हम Na प्लस Nb करेंगे तो वैल्यू नियरली किसके बराबर रहेगी, Na के बराबर, क्योंकि Nb की वैल्यू बहुत स्मॉल है ना Na के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल 55 मोल्स जो हैं वो सॉल्वेंट के हैं और सॉल्यूट के सिर्फ 0.02 मोल्स हैं, तो वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 52.02, जो नियरली अपन 55 है। समझ में आया? तो इसलिए याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आर वेरी हाई एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसलिए Na प्लस Nb को हम नियरली क्या लेंगे, Na लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में Na प्लस Nb को नियरली Na ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Wb क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, Mb क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वैसे हम Na को क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। Wb क्या है, Wb है इस मास ऑफ सॉल्यूट, और Mb क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका अपने को एक्सप्रेशन निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का इसका अपने को एक्सप्रेशन निकालना है। वैसे Wa क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, और Ma क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये दोनों वैल्यूज में यहां पर पुट अप करना पड़ेगा, डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू Na की जगह क्या रख देंगे, Nb की जगह Wb अपॉन Nb, और डिनोमिनेटर में है Na, इसके लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा, Wa और Ma ऊपर चले जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर Na। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा Nb को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, Nb will be equal to Wb into Na divided by Wa, और इसके बराबर हो जाएगा P0 upon delta। This is the expression for molar mass of solute in terms of relative lowering of vapor pressure. The expression for molar mass of solute in terms of relative lowering of vapor pressure. Okay, Mb is the molar mass of solute, which is equal to Wb into Ma upon Wa into P0 by delta P. Vapor pressure of pure solid. P0 is the vapor pressure of pure solid. ओके, अब मैं इसके लोअरिंग को ग्राफिकली समझाता हूं आपको। देखते हैं, वेपर प्रेशर जो रहता है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर।
and it increases with increase in temperature. Vapor pressure increases with increase in temperature. So variation of vapor pressure of a solution or solvent with respect to temperature is represented by a graph. It can be represented by graphically, and it's called the vapor pressure curve. वेपर प्रेशर है यहाँ पर y से, यहाँ पर मैंने लिया टेम्परेचर। आपको पता है कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देयर इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व ऊपर रहेगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व क्या रहेगा, नीचे, पर वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। नदी के दो किनारे रहते हैं ना पैरेलल, वैसे ही दोनों कर्व एक दूसरे से पैरेलल रहेगी, लेकिन ऊपर कौन सी कर्व रहेगी, सॉल्वेंट की, नीचे किसकी रहेगी, सॉल्यूशन की। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा, और सॉल्यूशन जब बनता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम, लोअरिंग हो जाती है ना। इस जो नीचे वाला कर्व रहेगा किसका रहेगा, किसका रहेगा, नीचे वाला कर्व किसका रहेगा, सॉल्यूशन का, ऊपर किसका रहेगा, सॉल्वेंट का। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो समझ में वेपर प्रेशर को बनाया एक कर्व और उसके जस्ट पैरेलल रहेगी, एक दूसरे को पैरेलल रहेगी ये दोनों। अब मुझे बताओ ऊपर वाला कर्व किसका रहेगा, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, किसका रहेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा, और नीचे किसका कर्व रहेगा, सॉल्यूशन। लेकिन जब हम वेपर प्रेशर मेजर करते हैं तो मैंने आपको बताया एट अ गिवन टेम्परेचर मेजर करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपन वेपर प्रेशर करते हैं, मेजर करते हैं। तो अपन ने टेम्परेचर क्या रख दिया, मैंने कांस्टेंट रख दिया और टेम्परेचर को यहाँ पर एक्सट्रापोलेट कर दिया। तो यहाँ पर जो ये वेपर प्रेशर रहेगा इट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ इसका सॉल्यूशन, इसको मैंने मान लिया PS, और ऊपर उसी टेम्परेचर को आगे एक्सट्रापोलेट कर वही जो वेपर प्रेशर मिलेगा, वेपर प्रेशर किसका मिलेगा, सॉल्वेंट का, PC। तो आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या है, ज्यादा, और सॉल्यूशन क्या है, कम। मतलब जब हमने सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाए तो वेपर प्रेशर में क्या आ गया, कमी आ गई, और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको डिनोट किससे करेंगे, डेल्टा P से। ये जो डिफरेंस रहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का, इसे हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैं बताया आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, दीस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। लेकिन वहां पर सॉल्वेंट के नंबर और नेचर पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगा लेकिन नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है कितनी है, 4। कौन कौन सी बताया मैंने आपको, पहला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हमने कहां से स्टार्ट किए थे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो इससे पहले मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर क्या है, द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ वेपर फेस ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वेपर प्रेशर में क्या जाती है, कमी आ जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, एक फॉर्म बताया था, और दूसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक दूसरा फॉर्म बताया। और फिर मैंने आपको उसमें एक्सप्रेशन डिराइव किया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का, एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB का, जो अपने लास्ट में देखो क्या था, ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर P0 बाय इस एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको भेजूंगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कुछ न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे आपको कराऊंगा, कुछ PDF में न्यूमेरिकल भेजूंगा जिसको आपको फिर सॉल्व करना है, कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप उससे पूछोगे। ओके, थैंक यू।